हेलो एवरीवन, मैं फिर से हाजिर हूँ भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की NCERT की पुस्तक जिसमें हम अध्याय 13 देख रहे थे। एक वीडियो मैंने बना लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, भाग फर्स्ट नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट में से वो वीडियो देख सकते हैं। ये जो NCERT की बुक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो अगर हम क्लास 12th की फिजिक्स को समझना चाहते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यहाँ पे जो कंसेप्ट दिए हुए हैं वो काफ़ी अच्छे कंसेप्ट दिए हुए हैं जो हमें कहीं और नोट से नहीं मिलते। इस जो बुक है उसकी एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन से हमें वो कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो यही काम मैं कर रहा हूँ कि इसके एक एक लाइन को, एक एक अक्षर को, एक एक जो शब्द है उसको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है कि नाभिक का साइज। कि नाभिक का साइज क्या है। साइज से हमारा मतलब है कि नाभिक को अगर अपन एक गोला मान ले तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो जैसा कि हमने अध्याय 12 में देखा है, रदरफोर्ड वह अग्रणी वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु नाभिक के अस्तित्व की परिकल्पना व स्थापना की। उन्होंने सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही यह बताया था कि परमाणु जो होता है वो धनावेश जो होता है वो अत्यंत अल्प आयतन में बहुत ही सघन रूप से अवस्थित होता है, जिसको हमने क्या कहा था, नाभिक कहा था। और उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड के सुझाव पर ही जो गीगर और मार्सडन है, जो 20 वर्षीय छात्र थे उस टाइम, तो स्वर्ण के वर्क पर, मतलब स्वर्ण की पतली पन्नी पर जिसका आकार 10⁻⁻7 मीटर था, उस पर अल्फा कणों के प्रकीर्णन से संबंधित प्रयोग किया। और उनके प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, ये जो गतिज ऊर्जा है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, उसके अल्फा कणों की जब स्वर्ण नाभिकों के बौछार की गई तो उनकी हमने क्या ज्ञात की थी, निकटस्थ पहुंच की दूरी हमने ज्ञात की थी। हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ली थी, तब आंसर कुछ और आया था। और अगर 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लेके हम उस न्यूमेरिकल को करेंगे तो हमारे पास जो एकदम निकटतम पहुंच की दूरी होगी, जैसे यहाँ से अल्फा कण गया और एकदम निकट, ये जो अगर नाभिक है तो उसके ऐसे निकट पहुंच के यहाँ से वापस 180 डिग्री पे प्रकीर्णित हुआ था। तो ये जो निकटतम पहुंच की दूरी है इन दोनों के बीच, केंद्रों के बीच की, तो ये कितनी आएगी, लगभग 4 × 10⁻⁻14 मीटर। तो स्वर्ण की परत से अल्फा कणों के प्रकीर्णन को रदरफोर्ड ने यह मानकर समझाया कि प्रकीर्णन के लिए केवल क्या है, कूलाम बल का प्रतिकर्षण बल ही उत्तरदायी है। तो चूंकि जो अल्फा कण है वो भी धनावेशित है और नाभिक भी क्या होता है, धनावेशित होता है। तो जो क्योंकि सारा का सारा द्रव्यमान यही होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उनका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है इस नाभिक की तुलना में, ठीक है। और अल्फा कण है उसकी तुलना में भी इसका द्रव्यमान काफी कम होता है, ठीक है। तो जो प्रभावी जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, प्रभावी जो प्रतिकर्षण बल है वो इन दोनों के बीच में लगेगा। और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन है वो काफी दूर दूर विकृत है, जो ज्यादा द्रव्यमान है वो यहीं पर है। तो मेन जो मुख्य जो अंतःक्रिया, अन्योन्य क्रिया हो रही है वो अल्फा कण और नाभिक के बीच ही हो रही है। तो अल्फा कण जो है वो किसे, जो मुख्यतः द्रव्य जो है वो यहाँ नाभिक के अंदर है, जो द्रव्य है, जो पदार्थ है वो नाभिक के अंदर है, तो यहीं से ये क्रिया करता है, ठीक है। तो क्या है, केवल कूलाम बल ही उत्तरदायी है। चूंकि धनात्मक आवेश नाभिक में निहित होता है तो नाभिक का वास्तविक साइज इससे कम होना चाहिए। जो हमारी निकटतम पहुंच की दूरी है उससे क्या होना चाहिए, कम ही होगा, क्योंकि वह थोड़ा पहले ही प्रतिकर्षित होकर मुड़ जाता है। अब क्या करें, अब आगे हम देखते हैं। यदि हम 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा, अभी तो हमने 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक हमने न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने 7.7 ली थी, तब ये जो दूरी आई थी वो 3 × 10⁻⁻14 आई थी, तो निकटतम पहुंच की दूरी और कम हो गई ही थी। तो अगर अधिक ऊर्जा के अल्फा कण प्रयोग करें तो इनके स्वर्ण नाभिकों के निकटस्थ पहुंच की दूरी और कम हो जाएगी और तब प्रकीर्णन अल्प परास नाभिकीय बलों से प्रभावित होने लगेगा। तो जितना पास में जाएगा ये हीलियम, द्विधनावेशित हीलियम आयन जो है, यानी कि अल्फा कण जो है वो जितना पास में जाएगा तो उतने ही क्या हो जाएंगे, ये अभी तो केवल क्या लग रहा है, जब दूर है तब तो क्या लग रहा है, केवल कूलाम का प्रतिकर्षण बल ही लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे अगर ये बहुत पास में जाएंगे तो अल्प परास का, जिसकी परास बहुत अल्प होती है, वे नाभिकीय बल भी लगने लगेंगे और रदरफोर्ड द्वारा किए गए परिकलनों से प्राप्त मान बदल जाएंगे।
तो रदरफोर्ड ने केवल क्या माना था, कूलम्ब का प्रतिकर्षण बल माना था। और अगर हम अधिक ऊर्जा के अल्फा कण प्रयोग में लेंगे तो नाभिक के बहुत ज्यादा करीब जाएंगे। तो अगर बहुत ज्यादा करीब जाएंगे तो वहां पे इन पे क्या लगने बल लग जाएंगे, नाभिकीय बल भी लगने लग जाएंगे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, अल्प परास के बल होते हैं। बहुत ही निकट निकट जब दो जो कण स्थित होते हैं तभी लगते हैं। तो रदरफोर्ड के परिकलन अल्फा कणों एवं स्वर्ण नाभिकों के धनावेश युक्त कणों के बीच लगने वाले शुद्ध कूलम्ब प्रतिकर्षण बल पर आधारित थे। रदरफोर्ड ने तो केवल कूलम्ब प्रतिकर्षण बल माना था। तो उस दूरी के द्वारा जिस पर रदरफोर्ड के परिकलनों में आने वाले अंतर स्पष्ट होने लगते हैं। तो अगर हम और दूरी कम करते जाएंगे, अल्फा कणों की ऊर्जा बढ़ाते जाएंगे, तो जो निकटतम पहुंच की दूरी है वो कम होती जाएगी। तो वो दूरी जिस पर रदरफोर्ड के परिकल्पनों में आने वाले अंतर स्पष्ट होने लगते हैं, नाभिकीय साइजों के विषय में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और अच्छी तरह से हम निष्कर्ष वहां पे निकाल सकते हैं कि जो उसने परिकलन किया किसके द्वारा, केवल जो प्रतिकर्षण कूलम्ब बल के कारण जो लिया उसके कारण जो अपने पास कैलकुलेशन आएगी, और जो वास्तव में जो कैलकुलेशन आएगी कि कितना निकटतम पहुंच सकता है, उन दोनों में जहां पे जो है अंतर स्पष्ट होने लग जाता है वहां पे हम मानेंगे कि वो क्या है, नाभिकीय साइज है। ठीक है, अब हमने अल्फा कण प्रयोग में लिए थे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो ऐसे प्रकीर्णन प्रयोग करके जिसमें अल्फा कणों के स्थान पर तीव्र गति इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न तत्वों के ऊपर बौछार की गई हो। देखिए अल्फा कण और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। देखो अभी जो अल्फा कण है वो क्या है, उनका आकार बड़ा है ना। ये तो क्या होता है 2He4, यहाँ दो प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आगे हम देखेंगे इसकी संरचना। जैसे हमने कहा था कि इसको ऐसे लिखते हैं, तो 2 प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए। तो इसका द्रव्यमान जो है वो काफी ज्यादा है, और इधर जो नाभिक होगा उसका भी द्रव्यमान ज्यादा होगा वो। तो ये जो अल्फा कण है ये अलग अलग, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अलग अलग प्रोटॉन से अंतःक्रिया करेगा, है ना। ये क्या करता है, ये केवल द्रव्यमान देखता है, क्योंकि ये भी बड़ा कण है एक तरह से देखे तो, और ये नाभिक भी क्या है, बड़ा है। तो ये क्या करता है, द्रव्य को देखता है। किसको देखता है, द्रव्य को। अल्फा कण किससे अंतःक्रिया करता है, द्रव्य से अंतःक्रिया करता है। इस पूरे नाभिक को वो एक धनात्मक आवेश मान के अंतःक्रिया करता है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल, इस पे एक जो मूल आवेश है वो होता है, और इधर हम अगर परमाणु की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो ये देखें, ये आवेश और ये आवेश एकदम क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक प्रोटॉन से के आवेश से अंतःक्रिया करता है। तो ये डायरेक्ट क्या देखता है, आवेश देखता है ना, कि आवेश का वितरण किस प्रकार है, किस प्रकार से प्रोटॉन यहाँ पे वितरित है, इंडिविजुअल प्रोटॉन किस प्रकार से वितरित है। जबकि अल्फा कण क्या देखता है, ये इस पूरे को ही एक क्या मान के चलता है, पॉजिटिव आवेश मान के चलता है, क्योंकि दोनों का आवेश जो आकार क्या है वो बड़ा है। ठीक है, तो इसके कारण अल्फा कण के कारण जो रीडिंग आएगी और जो इलेक्ट्रॉन के कारण जो रीडिंग आएगी वो दोनों ही बिल्कुल क्या होंगी, अलग होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा दूरी तक यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि प्रोटॉन इसको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, वहीं दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्या होता है, ये इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो सकता है। वहीं जो प्रोटॉन होते हैं वो थोड़े कम जगह में घेर में होते हैं, तो ये एक प्रकार से प्रभावी पॉजिटिव बल लगाता है इस पे। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो इतना ज्यादा इफेक्ट, थोड़ा इफेक्ट पड़ता तो है पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके काफी नजदीक आ जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन से हमें जो त्रिज्या मिलेगी वो इस जो अल्फा कण है उसकी तुलना में क्या होगी, थोड़ी कम मिलेगी त्रिज्या। ठीक है, इसकी त्रिज्या ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये इसके पूरे को एक एंटिटी मान के ये वर्क करता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी बात कि कैसे अल्फा कण प्रकीर्णन अलग है किससे, इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन से। तो इन तत्वों के नाभिकीय साइज अत्यंत परिशुद्धता से ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगी, अगर इलेक्ट्रॉनों की बौछार करवाओगे तो जो रीडिंग मिलेगी वो थोड़ी परिशुद्ध होगी हमारे पास। तो इन सब एक्सपेरिमेंट, एक तो अल्फा कण प्रकीर्णन और एक इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन, ये 2 प्रकार के प्रयोग किए गए। तब यह पाया गया कि ए द्रव्यमान संख्या के नाभिक जो है, ए क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है ना, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं ए। तो ये नाभिक की त्रिज्या से संबंधित है कि आर जो होता है वो समानुपाती होता है जो द्रव्यमान संख्या है उसकी पावर 1/3 से। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है आर नोट, तो ये हो जाएगा आर नोट ए की पावर 1/3। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आएगा, हर बार आता है लगभग।
तो यहाँ R0 जो है ये एक फिक्स वैल्यू है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि R0 इक्वल टू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अगर मीटर में लिखेंगे तो इस प्रकार, नहीं तो अगर फर्मी में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1.2 फर्मी, जहाँ पे 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि नाभिक का आयतन, अब आयतन क्या होता है, आयतन किसके समानुपाती होता है, अगर गोला माने तो आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, तो ये r क्यूब के समानुपाती है। तो यहां अगर वैल्यू रखेंगे तो v इक्वल टू 4/3 पाई r के जगह रखेंगे r0, तो r0 की क्यूब a की पावर 1/3 है, तो क्यूब करेंगे 3/3 यानी कि 1, यानी कि आयतन जो होगा किसके समानुपाती हो जाएगा, a के समानुपाती हो जाएगा। तो यही बात यहां कही है कि आयतन जो कि r क्यूब के अनुक्रमानुपाती है, द्रव्यमान संख्या a के अनुक्रमानुपाती होता है, तो v किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, a के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अतः नाभिक का घनत्व नियत होता है। अब देखिए ये बात इसने कैसे कही कि नाभिक का घनत्व जो होता है वो नियत होता है। देखिए घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है, घनत्व जो होता है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान, तो नाभिक का कुल द्रव्यमान बट्टा नाभिक का कुल आयतन। नाभिक का कुल द्रव्यमान कितना होगा भाई, नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, टोटल उनकी संख्या कितनी है, a है। ठीक है, तो ये हो गया a, और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो लगभग क्या होता है, बराबर ही होता है ना, तो मैं इसको mp लिख देता हूं एक प्रकार के लिए। ठीक है, तो क्योंकि समान होता है इसलिए तो टोटल संख्या इनकी कितनी है, a है, तो ऊपर द्रव्यमान हो जाएगा amp। नीचे अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन का फॉर्मूला हमने अभी लिखा था 4/3 पाई, ये r0 क्यूब, और यहाँ पे आ गया a। ठीक है, तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, mp/4/3 पाई r0 क्यूब। और ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, mp की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, ये तो फिक्स है ही, r0 की वैल्यू फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। तो क्या ये a पे डिपेंड करता है, घनत्व जो रो होता है वो a पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रोपोर्शनल a की पावर हम ऐसा लिख सकते हैं 0। ठीक है, तो घनत्व जो होता है किसी नाभिक का वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, a पर। तो सभी यानी कि क्या होगा, घनत्व जो है वो सभी नाभिकों के लिए क्या होगा, समान होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अतः नाभिक का घनत्व क्या होता है, नियत होता है, अर्थात सभी नाभिकों के लिए इसका मान a पर निर्भर नहीं करता है कि आप a की वैल्यू कुछ भी हो, है ना, द्रव्यमान संख्या कितनी हो, चाहे कितने ही प्रोटॉन हो कितने ही न्यूट्रॉन हो, पर उसका घनत्व क्या रहता है, समान रहता है। तो विभिन्न नाभिक इस नियत घनत्व के द्रव की बूंद की तरह हम उसको मान सकते हैं। जिस प्रकार लिक्विड द्रव की जो बूंद होती है उसका घनत्व हम लगभग एक समान मानते हैं, उसी प्रकार नाभिक को भी हम क्या मान सकते हैं, एक ऐसे लिक्विड की बूंद मान सकते हैं जिसका घनत्व क्या रहता है, नियत रहता है, वो एक पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो नाभिकीय द्रव का घनत्व, अब ये एक वैल्यू है जो आपको निश्चित ही याद रखनी चाहिए कि जो घनत्व होता है वो सब नाभिकों का क्या होता है, ये होता है 2.3 इंटू 10 की पावर प्लस के 17। अब 10 की पावर 17 ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि इस ऑर्डर का होता है, इस कोटि का होता है। तो ये आंसर होता है घनत्व। सामान्य पदार्थों की तुलना में घनत्व का यह मान बहुत अधिक होता है। जो सामान्य जो पदार्थ होते हैं उनका जो घनत्व होता है उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा 10 की पावर 3। जैसे कि अपन जल के लिए बात करें तो जल का घनत्व होता है 10 की पावर 3, यहाँ पे क्या है 10 की पावर 17। देखें अंतर, ये तो 10 की पावर 3 है और ये 10 की पावर 17 है, तो कितने गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुना है, 10 की पावर 14 गुना ज्यादा है। तो यह तथ्य, इस तथ्य को आसानी से समझा भी जा सकता है। भाई जल जो क्या है, जल तो क्या है H2O, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु, तो ये तो परमाणु है ना, और परमाणु में हम पहले से ही जानते हैं कि बहुत सारा रिक्त स्पेस होता है नाभिक की तुलना में। तो ऑब्वियस सी बात है कि नाभिक से तो इसका घनत्व कम ही होगा। इस तथ्य को आसानी से भी समझा जा सकता है क्योंकि यह हम पहले ही देख चुके हैं कि परमाणु अधिकांशतः भीतर से रिक्त होता है और सामान्य परमाणुओं से बने द्रव्य में बड़ी मात्रा में रिक्त स्थान होता है। तो आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है इस घनत्व को ज्ञात करने का, कि उदाहरण नंबर 3.1 कि लोहे के नाभिक का द्रव्यमान, यहाँ पे लोहे के नाभिक का द्रव्यमान ही दे दिया इन्होंने। ठीक है, कि लोहे का जो नाभिक है उसका कुल द्रव्यमान कितना है 55.85 द्रव्यमान यूनिट। ये जो यूनिट है द्रव्यमान मात्रक इकाई, द्रव्यमान यूनिट जो है U, वो
दी हुई है और ए का मान दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या दी हुई है 56। इसका नाभिकीय घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ सही करना है कि MFE जो है 55.85 U यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, देखें NCERT की बुक में भी मिस प्रिंटिंग हो गया। तो इतना U है, अब U का मान आप रखोगे तो 55.85 इंटू U का मान जब रखोगे कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो जब इसको जब सोल्व करोगे तब अपने पास फाइनली MFE कितना आ जाएगा, इतना kg आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया नाभिकीय घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान की जगह तो ये चीज रख दोगे आप 9.27 इंटू 10⁻⁻26 ये रख दिया। आयतन, आयतन कितना होता है, आयतन हमने अभी बात करी थी पहले, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की जगह रखोगे R0 क्यूब और a। ठीक है, तो यहाँ 4/3 पाई और ये R0 की जगह ये मान रख दिया, इसका क्यूब हो गया और यहाँ पे a हो गया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें 10 की पावर कितना है, 17 का ऑर्डर है। अब यहाँ पे देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी सी जनरल नॉलेज वाली चीज जिसको कह सकते हैं, बड़ी कंसेप्चुअल चीज यहाँ पे दी हुई है कि न्यूट्रॉन तारा एक प्रकार का खगोलीय भौतिक पिंड होता है ना, अंतरिक्ष में जो होता है एक विशिष्ट प्रकार का स्टार होता है, न्यूट्रॉन स्टार जिसको कहते हैं। उसमें पदार्थ का जो घनत्व है वो इस घनत्व के तुलनीय होता है। पृथ्वी पर कोई सी भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका घनत्व इसके तुल्य हो, पर अगर हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां एक स्पेस विशेष प्रकार के खगोलीय पिंड है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन तारे। उनका जो घनत्व होता है इस घनत्व के तुलनीय होता है। यह दर्शाता है कि इन तारों में द्रव्य इस सीमा तक संपीड़ित हो गया है, यानी कि पदार्थ जो है वो बहुत ज्यादा संपीड़ित हो गया है, बहुत छोटे से आयतन में हो गया है, उसका घनत्व बहुत ज्यादा हो गया है कि न्यूट्रॉन तारे स्वयं एक बड़े नाभिक की तरह व्यवहार करते। तो ये न्यूट्रॉन तारे जो हैं वो स्वयं भी क्या हो जाते हैं, एक बड़े नाभिक की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए नाम भी क्या रख दिया इनका, न्यूट्रॉन तारे, क्योंकि न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं, नाभिक के अंदर ही तो मिलते हैं। तो काफी अच्छी चीज यहाँ पे बताई हुई। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं हमारे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान ऊर्जा की। देखें 3 शब्द हैं, एक तो अकेला है द्रव्यमान, एक अकेला ऊर्जा और एक है द्रव्यमान ऊर्जा। तो पहले क्या मानते थे, आइंस्टाइन की थ्योरी से पहले आइंस्टाइन ने अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, विशिष्ट अपेक्षिकता का सिद्धांत। उसके पहले ये मानते थे कि द्रव्यमान अलग है, किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहना चाहिए अलग से, और ऊर्जा अलग चीज है, और किसी भी अभिक्रिया में ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए, अलग से संरक्षित रहनी चाहिए। लेकिन आइंस्टाइन ने जो थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई द्रव्यमान और जो ऊर्जा है वो अलग अलग नहीं है ना। उन्होंने कहा कि द्रव्यमान ऊर्जा अलग ही नहीं है, सेम है ना। गंगाधर ही शक्तिमान है, ब्रूस वेन ही बैटमैन है और द्रव्यमान ही ऊर्जा है, ऐसा उन्होंने कहा कि तो द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा में चेंज हो सकती है, ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान में चेंज हो सकती है। तो इनके अलग अलग हम क्या करें, अलग अलग इनके संरक्षण सिद्धांत क्यों माने, है ना। हम क्या मानेंगे कि द्रव्यमान ऊर्जा एक जो राशि है उसमें द्रव्यमान भी आ गया, ऊर्जा भी आ गई, इनका क्या होता है, एक साथ संरक्षण होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। आइंस्टाइन ने अपने विशिष्ट अपेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर यह दर्शाया कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही दूसरा रूप है। विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत से पहले यह माना जाता था कि किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान एवं ऊर्जा अलग अलग संरक्षित होते हैं, परंतु आइंस्टाइन ने यह दर्शाया कि द्रव्यमान केवल ऊर्जा का दूसरा रूप है और हम द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों, देखिए द्रव्यमान ऊर्जा लिखा है यहाँ, है ना, द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं तथा विपरीत प्रक्रम अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान के रूप में परिवर्तित करना भी संभव है। तो इसके लिए आइंस्टाइन ने जो प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध की द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य है, वह दिया। क्या दिया उन्होंने, ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि E = m, क्योंकि दोनों के क्या है, दोनों राशियां अलग है ना, इसका मात्रक कुछ और है, इसका मात्रक कुछ और है। तो अगर हम m को क्या कर दें, c² से गुणा कर दें, जैसे हमने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लिखा था, 1/2 mv², है ना। तो इसका मात्रक तो इसी से डिसाइड हो रहा है ना, 1/2 का तो कोई मतलब नहीं है विमा के रूप में। तो m को अगर किसी वेग से गुणा करें तो क्या आएगी, एनर्जी की विमा आ जाएगी। तो यही उन्होंने किया कि E = क्या लिख दिया, mc², जहां पे c क्या है,
सी है निर्वात में प्रकाश का वेग। ठीक है, यहां देखें ई क्या है, द्रव्यमान m के समतुल्य ऊर्जा है। अगर आप द्रव्यमान m कह रहे हो तो उसके समतुल्य ऊर्जा कितनी है, E। एवं c निर्वात में प्रकाश का वेग है, जिसका सन्निकटन मान कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। अब एक उदाहरण कर लेते हैं कि भाई 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी। तो यहीं पे है उदाहरण 12.3 दिया हुआ हमारा कि 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। तो m हमारे पास कितना दिया हुआ, m हमारे पास दिया हुआ है 1 ग्राम। तो इसको ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो m अपने पास आ गया। c की वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो वही हमें लगाना है क्या, ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध E = mc²। m की वैल्यू रख दी 10⁻³ c की वैल्यू रख दी 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर कर दिया। आंसर जो आएगा वो ऐसा यूनिट जूल में आएगा। तो ये जब सोल्व करते हैं तो अपने पास इतना आता है 9 × 10⁻13 जूल। तो यानी कि इस प्रकार यदि 1 ग्राम पदार्थ को भी ऊर्जा में रूपांतरित किया जाए तो इससे ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि इसकी प्रायोगिक पुष्टि भी हुई क्या। बिल्कुल इसकी प्रायोगिक पुष्टि हुई। आगे हम एक उदाहरण भी इसका देखेंगे जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनाहिलेशन। तो आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की प्रायोगिक पुष्टि कहाँ, न्यूक्लियनों के लिए, नाभिकों के लिए, इलेक्ट्रॉनों एवं अन्य हाल ही में खोजे गए कणों के बीच होने वाली नाभिकीय क्रियाओं के अध्ययन में हो चुकी है। तो इन सब अभिक्रियाओं में जो हम द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत से देखते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा इनकी जो है वो प्रायोगिक पुष्टि भी हो चुकी है। तो किसी अभिक्रिया में ऊर्जा संरक्षण नियम से अब क्या अभिप्राय होगा कि यदि द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा को भी परिकलनों में सम्मिलित करें तो प्रारंभिक ऊर्जा अंतिम ऊर्जा के बराबर होती है। तो जब हम ऊर्जा की बात करेंगे तो हम इस ऊर्जा को भी लेंगे, E = mc²। द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा को भी हम लिखेंगे। तो यह संकल्पना नाभिकों की पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं एवं नाभिकीय द्रव्यमानों को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इससे क्या समझ में आएगा हमारे पास कि नाभिक जो होते हैं वो परस्पर क्या अन्योन्य क्रिया करते हैं और नाभिकीय द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, उनको समझने के लिए महत्वपूर्ण है। और यही अगले कुछ अन्य भागों की विषय वस्तु है। तो अगले अनुभाग की ओर चलते हैं। अगला है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो नेक्स्ट है नाभिकीय बंधन ऊर्जा कि नाभिक जो होता है वो किस प्रकार के बंधन से बंधा हुआ है। आप देखें कि नाभिक किसका बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। उससे पहले एक बात समझते हैं कि प्रकृति में जो भी प्रक्रम है, वो जो भी कुछ तंत्र है, वो क्या करना चाहता है, अपनी ऊर्जा को क्या करना चाहता है, न्यूनतम करना चाहता है। तो नाभिक में क्या है, कुल मिला के ये प्रोटोनों, ये अलग अलग प्रोटॉन होंगे। एक स्थिति ये देखते हैं कि दूर दूर हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बहुत ही दूर दूर रखे हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये क्या करते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, नाभिक बनाते हैं। तो नाभिक में क्या होता है, ये बहुत पास पास में आते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे। तो ऐसा क्यों करेंगे भाई, ये अलग अलग खुले में विचरण कर रहे थे, ऐसा क्यों करेंगे। ऐसा ये करते हैं कि ये जो यहाँ पे संरचना है, ये जो यहाँ पे इनका विन्यास है, उसकी तुलना में ये जो नाभिक बन रहा है उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो जितनी ऊर्जा कम होगी उतना ही नाभिक क्या होता है, स्थायी होता है, उतनी ही वो तंत्र क्या होता है, स्थायी होता है। तो ऊर्जा जितनी कम होगी तंत्र का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए ये तंत्र क्या बनाता है, नाभिक बनाता है। अब अगर हमें देखो यहां से यहां आया तो ऊर्जा कम हुई, मतलब कि कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगी, निकलेगी यहां से। अब अगर हमें यहां से यहां जाना है, यानी कि इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को तोड़ के वापस ऐसी स्थिति में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी तो ये यहां पे आएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा इस सिस्टम से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करके अनंत दूरी पर ले जाना चाहते हैं तो हमें इतनी कुछ ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। वही क्या कहलाती है, इसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब यहां द्रव्यमान का क्या संबंध है, तो ये देखा गया कि ये जो अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका द्रव्यमान जो होता है उसको हम लिखते हैं सिग्मा m, और ये जो नाभिक बना उसका द्रव्यमान हम लिखते हैं कैपिटल M। तो ये देखा गया कि ये जो कैपिटल M होता है वो लेस, कम होता है किससे, सिग्मा m से। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, द्रव्यमान की कुछ क्षति हुई है। और हम जानते हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग नहीं है, जैसा कि आइंस्टाइन साहब ने बताया। तो
वहां से जो ऊर्जा है इससे संबंधित, जो द्रव्यमान क्षति से संबंधित ऊर्जा है वो क्या होगी, यहां से निकली है, यानी कि इसको इतनी ऊर्जा वापस देनी पड़ेगी यदि हम इसको क्या करना चाहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों में अलग अलग तोड़ना चाहते हैं। तो ये जो ऊर्जा है, जो द्रव्यमान क्षति से संबंधित जो ऊर्जा है, वही क्या कहलाती है, इसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बुक से थोड़ा पढ़ते हैं कि इस बुक की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होती है पढ़ने के लिए, इसमें एक एक अक्षर, एक एक शब्द का मतलब होता है इसमें। तो हम देखते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अगला पॉइंट हमारा यही है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा की नाभिक जो है वो किस ऊर्जा से बंधे हुए हैं, उनको तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अनुभाग 12.2 में हमने देखा कि नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बना है, अतः यह अपेक्षित है कि ऐसा जनरली होना चाहिए कि नाभिक का द्रव्यमान जो है इसमें विद्यमान न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के कुल योग, कि जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनका द्रव्यमान जोड़ दें, जितने भी प्रोटॉन हैं उनका द्रव्यमान जोड़ दें, तो जो आती है हमारे पास राशि उसको हमने कहा सिग्मा एम, तो इसके बराबर ही उस नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए, ऐसा अपेक्षित है भाई। जनरली तो हम ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन नाभिकीय द्रव्यमान जो होता है कैपिटल एम, यहां हम नाभिक के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, परमाणुीय द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे। नाभिकीय द्रव्यमान का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है उसको हम काउंट नहीं कर रहे, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो देख रहे हैं। तो है ना, इलेक्ट्रॉनों को हमने बाहर निकाल दिया, फिर जो नाभिक है उसका द्रव्यमान हम देख रहे हैं, उसको हमने कहा है कैपिटल एम। ठीक है, ये जो होता है सदैव सिग्मा एम से कम पाया जाता है। तो देखें, जो अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे उनका जो कुल द्रव्यमान है सिग्मा एम, उसकी तुलना में जो नाभिक बना इनके मिलने से उसका द्रव्यमान क्या पाया गया, कम पाया गया, यानी कि यहां क्या हुई है, द्रव्यमान क्षति हुई है। तो नेक्स्ट देखते हैं, उदाहरण के लिए आइए 8 और 16 को लें। तो यहां 8 क्या है, 8 इसका जेड है, 16 क्या है, इसका ए है, द्रव्यमान संख्या है, इसको लेते हैं हम। तो इसमें कितने नाभिक की बात करें तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। तो 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है, 8 इंटू ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.00866 और 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान ये इतना होता है। इन दोनों को अगर अपन जोड़ दें, है ना, तो 8 तो कॉमन आता है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 2.01593। तो इनको अगर करेंगे तो हमारे पास आएगा 16.12744 U। तो ये आया 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो हमारे पास ये आया। लेकिन जब हम आगे हमने देखा था कि वास्तव में हम द्रव्यमान किससे मापते हैं, द्रव्यमान वर्णक्रम मापी से हम परमाणु का द्रव्यमान मानते हैं, है ना। तो हमने प्रयोगों द्वारा परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया, जो कि कितना आया, इतना आया। लेकिन ये तो परमाणु का द्रव्यमान, हमें किसका द्रव्यमान चाहिए, नाभिक का द्रव्यमान चाहिए। तो इसमें से हमें 8 इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है ये वाला, ये हमें घटाना पड़ेगा। तो इसको घटाएंगे तो हमें जो नाभिक का द्रव्यमान मिलेगा ये, ठीक है। तो कैपिटल एम तो हमारे पास आया ये, सिग्मा एम हमारे पास आया ये। अब इन दोनों को देखें, ये सिग्मा एम है और ये कैपिटल एम है। तो देखें ये कैपिटल एम जो है वो कम है किससे, सिग्मा एम से, यानी कि जो अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे उनके द्रव्यमान की तुलना में जो नाभिक बना उसका द्रव्यमान क्या है, कम है। तो यहाँ वहां क्या हुई, द्रव्यमान की क्षति हुई है। तो वही जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा के रूप में यहां से बाहर निकला है। तो अतः हम पाते हैं कि 8 और 16 जो ऑक्सीजन नाभिक है उसका द्रव्यमान इसके घटकों के कुल द्रव्यमान से इतना कम है। अगर इन दोनों को अलग करेंगे, सिग्मा एम में से अगर आप एम घटाएंगे तो इतना मान आएगा, इसको हम कहते हैं डेल्टा एम। तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एम माइनस कैपिटल एम। तो ये इतना कम है। तो नाभिक के द्रव्यमान एवं इसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि एक तो नाभिक का द्रव्यमान और इसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर, डेल्टा एम को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और इसका मान निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। देखें, प्रोटॉनों की संख्या कितनी, जेड के बराबर, तो उनका द्रव्यमान कितना हो गया, जेड एम पी, सारे प्रोटॉनों का द्रव्यमान। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, एन होती है, एन को क्या लिखते हैं, ए माइनस जेड लिखते हैं अपन, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एम एन। तो प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान तो जेड एम पी, न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान ए माइनस जेड एम एन। तो इनका जोड़ क्या हो गया, प्लस लगा देंगे बीच में, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, इनके अवयवों का द्रव्यमान हो गया, माइनस हमें क्या करना है, नाभिक का द्रव्यमान एम। तो डेल्टा एम किसके बराबर हो गया, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस में नाभिक का द्रव्यमान। तो ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एम का, इसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब द्रव्यमान क्षति का अर्थ क्या है,
यहीं पर हम आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि आइंस्टाइन ने क्या कहा, द्रव्यमान और ऊर्जा क्या है, अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। अब चूंकि ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान इसके घटकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है, ऑक्सीजन नाभिक की समतुल्यता ऊर्जा इसके घटकों के समतुल्य ऊर्जा के योग से कम होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन नाभिक की जो समतुल्य ऊर्जा है यानी कि mc² है, ये क्या होगी, कम होगी किससे, सिग्मा mc² से। तो पहले तो ऊर्जा ज्यादा थी, फिर ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई, है ना। जब नाभिक बना तब ऊर्जा कम हो गई। तो यदि आप ऑक्सीजन नाभिक को 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन में विखंडित करना चाहें, तो अगर हमारे पास ये ऊर्जा है, हम इस ऊर्जा तक जाना चाहते हैं, क्योंकि विखंडित करने पर तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी ना, तो इस ऊर्जा में कुछ ऊर्जा हमें जोड़नी पड़ेगी, यानी कि नाभिक को कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी हमें ये इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यदि आप ऑक्सीजन नाभिक को 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन में विखंडित करना चाहें, तो आपको यह अतिरिक्त ऊर्जा यानी कि डेल्टा mc² इस नाभिक को प्रदान करनी होगी। इसके लिए आवश्यक यह ऊर्जा EB से हम लिखते हैं, द्रव्यमान क्षति से निम्न समीकरण द्वारा संबंधित होती है। तो जो आइंस्टाइन का समीकरण है कि ये जो द्रव्यमान क्षति है उससे संबंधित ऊर्जा ही क्या होती है, EB होती है। इतनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी किसी नाभिक को उसके घटकों में तोड़ने के लिए। तो यही क्या कहलाती है, उसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो अब समझें कि देखें ऊर्जा का मात्रक क्या है। हमने आइंस्टाइन ने क्या कहा कि ऊर्जा और द्रव्यमान अलग अलग चीजें नहीं है, ऊर्जा और द्रव्यमान जो है वो एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ऊर्जा के कई मात्रक, ऊर्जा का एक मात्रक ऐसा ही मात्रक जूल होता है, और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। एक हमने देखा कि ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ठीक है। और जो नाभिकीय जो क्रियाएं होती है उनके लिए हमने क्या देखा था कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में वो होता है, ठीक है। तो यहां पे हम जो द्रव्यमान है उसका मात्रक भी हम ऊर्जा के मात्रक के रूप में लिख सकते हैं। अब द्रव्यमान के मात्रक को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों की विमाएं क्या है, अलग है। हमने क्या कहा था, E = क्या होता है, mc² होता है। तो अगर हम E को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें तो फिर m का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से m क्या आ जाएगा, c² को इससे डिवाइड करो तो m का मात्रक क्या आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में c²। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किसका मात्रक है, ऊर्जा का। लेकिन अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में c² है तो वो किसका मात्रक है, वो द्रव्यमान का मात्रक है, यानी कि वो द्रव्यमान ऊर्जा का मात्रक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसी से संबंधित हमारा अगला न्यूमेरिकल है, इसको हम देखते हैं। काफी अच्छा कंसेप्ट आपका बिल्ड होगा कि उदाहरण नंबर 13.3 है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक जिसको हम 1U लिखते हैं, उसके समतुल्य ऊर्जा का मान, जो समतुल्य ऊर्जा है उसका मान पहले जूल में निकालना है और फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। मेगा का मतलब होता है 10⁶। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका उपयोग करके 8 और 16 की द्रव्यमान क्षति मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² में व्यक्त, देखें द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c², है ना। क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, तो हमें द्रव्यमान देखना है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² में हमें व्यक्त करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखें 1U कि एक जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है उसको किलोग्राम में हम इतना लिखते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं, इसको याद रखना है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। तो यही प्रोटॉन के द्रव्यमान के समतुल्य है, यही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लगभग। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है इनकी तुलना में, वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, -31 kg। तो ये बहुत कम है ना, 10⁴ गुना कम है इनसे। तो 1U तो इतना होता है। तो इसको ऊर्जा के मात्रकों में परिवर्तित करने के लिए हम इसको किससे करेंगे, c² से गुणा करेंगे, ठीक है। तो समतुल्य ऊर्जा E = क्या होता है, mc² होता है। तो m का मान हम ये रखेंगे 1.66 × 10⁻27, फिर इसको c² से गुणा करेंगे। यहाँ देखिए 2.9979 × 10⁻³ रखा हुआ है, आप 10⁸ रखा हुआ है c का मान। आप इसको क्या रख सकते हैं, सिंपली 3 × 10⁸ रख सकते हैं। तो 3 × 10⁸ रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से जो ऊर्जा आएगी वो जूल में आएगी, इतने जूल आ गए। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो किससे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से हम क्या करेंगे, भाग देंगे।
ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना होता तो हम गुणा करते, लेकिन यहाँ तो किसको, जूल को किस में चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसको डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू आएगी 0.9315 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि पॉइंट को हम 3 पॉइंट आगे ले आते हैं, तो यहाँ घात 3 कम हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 931.5। 3 पॉइंट हम आगे ले आए ना इसको, 3 डिजिट, तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 3, तो 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 931.5, 10 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ मेगा, और आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एक जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक है 1U है, उससे संबंधित ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आपको याद रखना चाहिए कि एक U से संबंधित जो ऊर्जा होती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। और अगर आप द्रव्यमान के रूप में लिखना चाहें, ठीक है, कि द्रव्यमान कितना होगा 1U को अगर द्रव्यमान के रूप में लिखना चाहें तो आप यूनिट क्या लगाएंगे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में c², इतना द्रव्यमान, अपॉन में क्या आएगा यहाँ c² आएगा। तो 1U इक्वल टू किसके हो गया भाई, U द्रव्यमान का मात्रक है, तो 1U इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, अगर द्रव्यमान ही लिखना चाहते हो तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² द्रव्यमान के लिए। अब हम जो पिछला प्रश्न है उसमें हम डेल्टा M पीछे के सेक्शन में निकाल चुके हैं, वो हमारे पास इतना आया था 0.13691 U, ठीक है। और 1U कितने द्रव्यमान के बराबर होता है, इतने द्रव्यमान के बराबर होता है, तो ये हमने रख दिया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c², क्योंकि हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, द्रव्यमान लिख रहे हैं। तो जब इसको फाइनली हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में c², ठीक है। तो ऑक्सीजन को इसके घटकों में विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² इसको चाहिए, द्रव्यमान ऊर्जा इसको, इतनी द्रव्यमान ऊर्जा इसको चाहिए, ठीक है। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² किसका मात्रक है, द्रव्यमान ऊर्जा का मात्रक है। चलते हैं आगे कि यदि कुछ न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को पास पास लाकर, अभी हमने क्या किया, कुछ न्यूट्रॉन लिए कुछ प्रोटॉन लिए, उनको पास पास ले आए, निश्चित आवेश एवं द्रव्यमान वाला एक नाभिक बनाना चाहते हैं। तो अगर हम नाभिक बनाना चाहते हैं तो नाभिक की तो ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, द्रव्यमान उसका कम होता है, तो इसमें से क्या होगी, इस प्रक्रिया में डेल्टा EB ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, यानी कि बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मुक्त होगी। यह ऊर्जा डेल्टा EB नाभिक की क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा ज्यादा है, मतलब द्रव्यमान क्षति ज्यादा है, उसका नाभिक का द्रव्यमान कम होगा। और तो यदि हमें किसी नाभिक के नाभिक कणों को अलग अलग करना है, अभी तो हमने क्या किया, वहां से नाभिक बनाया है तो ऊर्जा मुक्त हुई। अब अगर हमें नाभिक लिया हम और उस नाभिक को हम अलग अलग कणों में तोड़ना चाहते हैं, उसके जो भी घटक हैं उसमें, तो क्या करनी पड़ेगी भाई, उनकी तो ऊर्जा ज्यादा होगी ना। वो जो तंत्र था जिसमें अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, उनकी ऊर्जा ज्यादा थी, तो हमें उतनी ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी नाभिक को। तो यदि हमें किसी नाभिक के नाभिक कणों को अलग अलग करना हो तो हमें इन कणों को कुल ऊर्जा जो डेल्टा EB है या EB है वो प्रदान करनी होगी। यद्यपि नाभिक को हम इस प्रकार तोड़ नहीं सकते, देखिए एक्सपेरिमेंटली हम इस प्रकार से तोड़ नहीं सकते कि नाभिक को हम बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देंगे तो नाभिक टूट जाएगा, अलग अलग कणों में अनंत तक फैल जाएंगे, लेकिन थ्योरेटिकली तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिर भी नाभिक की बंधन ऊर्जा यह तो बता ही रही है कि किसी नाभिक में न्यूक्लियन परस्पर कितने अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। देखिए हम एक सिद्धांतिक रूप से हम एक ऐसा अनुमान तो लगा ही सकते हैं ना कि इनको तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा दी जा रही है, मतलब कितने प्रबल बंध से ये बंधे हुए हैं। तो नाभिक के कणों की बंधन शक्ति का एक और उपयोगी माप क्या होता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा के लिए तो हमने क्या लिखा था, EB लिखा था, बंधन ऊर्जा के लिए क्या लिखा था, EB लिखा था। अब हम इसमें क्या करें, न्यूक्लियनों की संख्या यानी कि A का भाग दे दें, तो ये क्या आ जाएगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 10 न्यूक्लियन था, एक जो नाभिक था उसमें 10 न्यूक्लियन थे, उसके लिए बंधन ऊर्जा EB थी। अब मैं हर एक न्यूक्लियन के लिए बंधन ऊर्जा ज्ञात करना चाहता हूं, तो मैं इसमें किसका भाग दे दूंगा, 10 का भाग दे दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाएगी, जिसको मैं लिखूंगा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन या EBN। EB तो पहले ही बंधन ऊर्जा के लिए आ रही थी, कुल बंधन ऊर्जा के लिए N मैंने लिख दिया, तो प्रति न्यूक्लियन ये बंधन ऊर्जा हो गई, जो कि नाभिक की बंधन ऊर्जा EB एवं इसमें विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या A का अनुपात है। तो EBN किसके इक्वल है, EB/A। चलते हैं आगे। तो
अब कहीं ये डेल्टा EBN लिख रहा है, कहीं सिंपल EBN लिख रहा है, तो आपका जो मन करे वो आप लिख सकते हैं। अगर आप EBN के लिए डेल्टा लिख रहे हैं तो EB के लिए भी आप डेल्टा लिखेंगे, और अगर केवल आप सिंपल EBN लिख रहे हैं तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, EB ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को ऐसा मान सकते हैं कि यह किसी नाभिक को इसके न्यूक्लियनों में पृथक करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा है। देखिए यहाँ नाम क्या है, औसत ऊर्जा है, कि हर एक औसत ऊर्जा का मतलब एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितनी औसत ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो उसको अगर ये औसत ऊर्जा है तो सभी न्यूक्लियनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक औसत ऊर्जा है। अलग अलग न्यूक्लियनों की वजह से ऊर्जा अलग अलग हो सकती है ना। किसी न्यूक्लियन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए हो सकती है, किसी अन्य को निकालने के लिए कम हो सकती है, लेकिन उन सब का जो औसत है, औसत को हमने क्या लिखा है, EBN लिखा है। ठीक है, तो EBN का मतलब ये नहीं है कि सभी जो न्यूक्लियन हैं उनके लिए उनको जो है बंध तोड़ने के लिए सभी को समान ऊर्जा चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो EBN है वो उन सब ऊर्जाओं का क्या है, औसत मान है। तो अब हम क्या बना सकते हैं, एक ग्राफ हम बना सकते हैं। देखें कि चित्र जो 13.1 है उसमें बहुत से नाभिकों के लिए, बहुत से नाभिकों का क्या मतलब है, हमने A उनका अलग अलग ले लिया, उनके लिए हमने प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है EBN, देख लें यहाँ वापस EBN लिख दिया, एवं द्रव्यमान संख्या A में ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है, इस ग्राफ में हमें निम्नलिखित लक्षण विशेष दृष्टिगोचर होते हैं। तो पहले हम इस ग्राफ को देख लेते हैं। देखें ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। इधर हमें दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या, इधर हमारे पास क्या है, द्रव्यमान संख्या। देखें 0, 50, 100, 150, 200, 250। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, जो कि किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमने ऊपर देखा किस में आता है, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जाएं आती है। ठीक है, जो परमाणु होता है उसके लिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आती है। हमने जो पिछले चैप्टर में देखा उसमें ऊर्जाएं किस में थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन नाभिक में क्या होता है, बल बहुत ही प्रबल होता है, तो जो बंधन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इससे संबंधित ऊर्जाएं होती है। तो ये देखें ग्राफ, ये H2 है, मतलब कि ड्यूटेरियम नाभिक है, ये ट्राइटियम नाभिक है, फिर हीलियम है, लिथियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ देखें तो धीरे धीरे अगर छोटे जो कम द्रव्यमान संख्या उनके लिए तो क्या हो रहा है, बंधन ऊर्जा बहुत कम है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बहुत कम है। फिर धीरे धीरे जैसे A बढ़ता है वैसे वैसे ही बढ़ती गई। हीलियम के लिए एक पीक आई, वापस लिथियम के लिए नीचे आ गई, कार्बन के लिए एक पीक आई, फिर ऑक्सीजन के लिए एक पीक आई। ठीक है, तो जो 4 जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 है, 12 है, 16 है, इनके लिए पीक आ रही है। ठीक है, इसका भी हम रीजन देखेंगे। फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर यहाँ ये जो हम देख रहे हैं Fe 56, जब जो द्रव्यमान संख्या A बराबर जो 56 है उसके लिए इसका मान क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है 8 से भी ऊपर आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हम इसमें थ्योरी में पढ़ेंगे। तो ये 8 से भी ऊपर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से धीरे धीरे लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक हम ऐसा मान सकते हैं कि लगभग क्या है, ये फिक्स हो रही है। उसके बाद क्या हो रही है, वापस ये क्या होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वापस ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो ये एक प्रकार का ग्राफ है। इस ग्राफ को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप ध्यान में रखें। तो एक ये पॉइंट आपके पास आना चाहिए कि ये आयरन जो होता है इसकी जो है द्रव्यमान संख्या जो है वो सबसे जो बंधन ऊर्जा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यहाँ ध्यान में रखें कि ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये EBN है, कुल बंधन ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। कि मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या, जो बीच की द्रव्यमान संख्या है, यानी कि 30 से लेके 170 तक, यहाँ 30 से लेके 170 तक, कुछ यहाँ तक, तो इनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है EBN का मान व्यवहारिक रूप से नियत रहता है। यानी कि ये लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वो लगभग क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात परमाणु क्रमांक के साथ परिवर्तित नहीं होता है। वक्र A = 56 जो कि आयरन था उसके लिए लगभग 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डाटा आपको याद जरूर रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैक्सिमम जो बंधन ऊर्जा है वो A = 56 के लिए होती है आयरन के लिए, और ये कितनी आती है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। एवं फिर जो A = 238 है, यूरेनियम जो 238 है, उसके लिए कितना आता है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये दोनों ही डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे न्यूमेरिकल में ये काम आएंगे जब हम नाभिकीय विखंडन देखेंगे। तो इन दोनों डाटा को आपको याद रखना चाहिए। एक तो मैक्सिमम किसके लिए, A = 56 के लिए 8.75, दूसरा
ए इक्वल टू 238 के लिए कितना 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखें हल्के नाभिक और भारी नाभिकों के लिए। तो जो हल्के नाभिक होते हैं जिनका ए जो होता है लेस देन 30 होता है, एवं भारी नाभिक जिनके लिए ए क्या है ग्रेटर देन 170 है, दोनों के लिए ही EBN का मान जो होता है, पहले देखिए पहले के लिए भी कम, लास्ट में भी कम होता जा रहा है, बीच में क्या हो रहा है स्थिर है। तो इधर वाले और इधर वाले इन दोनों के लिए जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो बीच वाले जो भी नाभिक हैं उनकी तुलना में क्या है कम है। तो यही बात लिखी है कि EBN का मान मध्यवर्ती परमाणु क्रमांक के नाभिकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। तो अब हम इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष पर पहुंचेंगे ये हमें देखना है। तो इस प्रकार हम निम्न निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं यहाँ पे वो हम देखते हैं। पहला देखें, पहला क्या है कि यह बल आकर्षी है। भाई हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ रही है, मतलब ये बंधा हुआ सिस्टम है, तो बल क्या है आकर्षी ही होगा, नहीं तो क्या है प्रोटॉन है सारे के सारे, अंदर क्या है प्रोटॉन है ना आवेश। तो अगर ये आकर्षी नहीं होता तो प्रोटॉन प्रोटॉन में प्रतिकर्षण के कारण तो कब का ये नाभिक टूट चुका होता। तो यहाँ से ये एक बात तो ये पता चलती है कि यह बल क्या है आकर्षी है तथा प्रति न्यूक्लियन कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंधन उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त प्रबल है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बंधन उत्पन्न करने के लिए ये क्या है बहुत ही प्रबल बल है। एक तो ये आकर्षी है और दूसरा क्या है प्रबल बल है। फिर अगला पॉइंट देखिए कि मध्यवर्ती जो है 30 से 170 ए वाले, इसके परास में बंधन ऊर्जा की अचरता, अचरता मतलब बदल नहीं रही है, बंधन ऊर्जा क्या है लगभग स्थिर है। इस तथ्य का परिणाम है कि नाभिकीय बल लघु परासी बल होते हैं। देखें लघु परासी बल का मतलब है कि एक जैसे न्यूक्लियन है ये। अब इसकी बंधन ऊर्जा कैसे डिसाइड होगी कि एक न्यूक्लियन जो है वो कितने न्यूक्लियन और को बांध सकता है, वही होगी ना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो ये क्या कर सकता है, ये ऐसा होता है कि ये अपने निकट के ही जो नाभिक होते हैं कुछ परास में, उन्हीं को ये क्या करता है बांध के रखता है। तभी तो चाहे आप ए और बढ़ा दो है ना, आप क्या करना चाहते हैं ए और बढ़ाओगे तो आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या और बढ़ाना चाहोगे है ना, और बढ़ाना चाहोगे। तो भी ये क्या हो रहा है कि ये जो ग्राफ आ रहा है वो लगभग क्या आ रहा है स्थिर आ रहा है, यानी कि वो भी कैसा कि बिल्कुल कम के लिए भी नहीं और बहुत ज़्यादा के लिए भी नहीं। तो बीच की स्थिति में 30 से लेके 170 तक कम होंगे तो क्या होंगे भाई, अगर मान लो 2-3 ही न्यूक्लियन है तो एक न्यूक्लियन ये, एक न्यूक्लियन ये। अब यहाँ क्या होगा, अभी आप अगर तीसरा लाओगे तो बंधन ऊर्जा बढ़ेगी ना इसकी, तीसरे को तो ये इसके नज़दीक ही है, चौथा भी लाओगे तो भी बंधन ऊर्जा बढ़ेगी, पांचवा लाओगे तो भी बंधन ऊर्जा। लेकिन जब ये ऐसी स्थिति आ गई, अब ये क्या हो गया, इसने सबके साथ क्या कर लिया आकर्षित इसको कर लिया। अब ये जो भी आएंगे ऊपर वाले वो इसकी रेंज से क्या होंगे बाहर होंगे, तो ये इनको आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाली बात है कि ये इसमें क्या होता है लघु परासी बल ये होते हैं, इसीलिए जो बंधन ऊर्जा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वो क्या हो रही है स्थिर रह रही है एक जो एक फिक्स मान के बाद। तो देखते हैं हम कि इस परास में बंधन ऊर्जा की अचरता इस तथ्य का परिणाम है कि नाभिकीय बल कैसे होते हैं लघु परासी बल होते हैं। देखें बड़े नाभिक के भीतर, जब हम बड़े नाभिक की बात कर रहे हैं किसी न्यूक्लियन पर विचार करते हैं, बहुत बड़ा नाभिक है ना, उस पर किसी न्यूक्लियन पर हम क्या करते हैं विचार करते हैं। ऐसे बहुत बड़ा नाभिक है एक, ऐसे बहुत से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो यह अपने आस पड़ोस के केवल उन न्यूक्लियनों से प्रभावित होगा जो इसके नाभिकीय बल के परिसर में आते हैं। तो जैसे ये है तो ये मान लीजिए इसका परिसर है, तो ये इतनों से ही प्रभावित होगा, बाकी से ये प्रभावित नहीं होगा। यदि कोई अन्य न्यूक्लियन इस विशिष्ट न्यूक्लियन के नाभिकीय बल के परिसर से अधिक दूरी पर है तो यह विचाराधीन नाभिक की बंधन ऊर्जा को तनिक भी प्रभावित नहीं करेगा, इसको इसकी बंधन ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो यदि किसी नाभिक के नाभिकीय बल के परिसर में अधिकतम P न्यूक्लियन हो सकते हैं, तो एक रेंज है इसकी लघु परास है, इसमें अगर मान लीजिए कि P जो है वो अधिकतम न्यूक्लियन इसमें आ सकते हैं, तो इसकी जो बंधन ऊर्जा होगी इस न्यूक्लियन की, इस न्यूक्लियन के चारों ओर ये जो इतने क्षेत्र है इतने जितने न्यूक्लियर आ सकते हैं, मान लो वो P है न्यूक्लियन, तो इनकी जो बंधन इस नाभिक की जो न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा होगी वो P के क्या होगी अनुक्रमानुपाती होगी या समानुपाती होगी। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई Pk हो जाएगी, जहाँ K एक नेतांक है जिसकी विमाएं वही है जो ऊर्जा की होती है। भाई बंधन ऊर्जा है ना एक प्रकार की, और P तो एक नंबर है, तो K की विमा क्या होगी ऊर्जा की ही विमा होगी।
तो अब यदि हम न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ाकर ए का मान बढ़ाएं, अब हम बाहर क्या करना चाहते हैं, और न्यूक्लियन बढ़ा दिए हमने सतह पर, तो इससे नाभिक के भीतर न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा प्रभावित नहीं होगी। देखिए दो चीजें, एक तो सतह पर और एक भीतर। तो ये तो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियन है एक, ये तो अपने इस एरिया में जो दूसरे न्यूक्लियन आ रहे हैं उनसे ये अंतःक्रिया कर रहा है। अभी सरफेस पर आपने और रख दिए तो इसको इनसे क्या लेना देना है ना, कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात कि जितने भी नाभिक हैं वो अंदर ही हैं पहले से ही, है ना, वो संतुलित हो चुके हैं। और बाहर का जो पृष्ठ है, वैसे तो इन पे और यहाँ पे जो अगर नाभिक होगा वो तो क्या कर सकेगा, इसको आकर्षित कर लेगा, यहाँ पे जो नाभिक होगा वो भी दूसरे को आकर्षित कर लेगा। लेकिन जो बाहर वाले नाभिक है इनकी बाहर वाले जो न्यूक्लियन है इनकी संख्या बहुत कम है, क्या, अंदर वाले न्यूक्लियन की तुलना में। तो प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा उसमें बहुत कम, थोड़ा सा ही परिवर्तन आएगा। तो इसको आगे पढ़ते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। काफ़ी अच्छे तरीके से इस बुक में दिया हुआ है, देखें आप, एक एक बात को समझाई हुई है। तो देखें कि माना कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा पीके है, ठीक है, जहाँ के एक नेताक है जिसकी विमाएं वही है जो ऊर्जा की होती है। अब यदि हम न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ाकर ए का मान बढ़ाएं तो इससे नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि किसी भी बड़े नाभिक में अधिकांश न्यूक्लियन क्या होते हैं, इसके भीतर रहते हैं। अधिकांश न्यूक्लियन क्या होंगे, इसके भीतर रहेंगे तथा पृष्ठ की अपेक्षा नाभिक की बंधन ऊर्जा पर ए की वृद्धि का कुल प्रभाव नगण्य होता है। और तो पृष्ठ पर बहुत कम न्यूक्लियन होते हैं तो उनकी वजह से जो भी प्रभाव पड़ेगा वो क्या होता है, अंदर की तुलना में नगण्य होता है। इसलिए अतः प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात करें एक न्यूक्लियन के लिए, ये क्या रहती है, नियत रहती है। और इसका सन्निकट मान भी पीके के लगभग बराबर ही होता है, थोड़ी बहुत कुछ कमी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये कितने बराबर, पीके के बराबर ही होता है लगभग। तो नाभिक का वह गुण, इंपॉर्टेंट लाइन है कि नाभिक का वह गुण जिसके कारण कोई नाभिक केवल अपने निकट के नाभिकों को ही प्रभावित करता है, नाभिकीय बलों का संतृप्ति गुण कहलाता है। तो नाभिकीय बल कैसे होते हैं, नाभिकीय बल संतृप्त होते हैं। दूसरे तो एक तो संतृप्त होते हैं नाभिकीय बल, और दूसरा क्या होता है, ये कम परास के बल होते हैं। तो हमने चार प्रॉपर्टी यहाँ अब तक देख ली। एक तो ये आकर्षी होते हैं, है ना, और एक इनकी प्रबलता बहुत ज़्यादा होती है, ये तीव्र प्रबलता वाले बल होते हैं। दूसरा इनकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट रेंज होती है, ये कम परास के बल होते हैं। चौथा हमने क्या देख लिया कि इनमें संतृप्ति का गुण होता है। इस प्रकार के बलों में कैसा होता है, संतृप्ति का गुण होता है। ये इतने सारे निष्कर्ष इस एक ग्राफ से निकल के आए हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें और क्या निष्कर्ष आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखें कि एक अत्यधिक भारी नाभिक, एक बहुत बड़ा नाभिक है जैसे कि A = 240, तो उसकी जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो इसके आधे A = 120 के नाभिक की तुलना में क्या होती है, कम होती है। हमने देखा कि ग्राफ ऐसे होता है ना। तो यहाँ जो नाभिक हैं उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यहाँ जो नाभिक है 120, ये 240, ये 120, तो इसकी तुलना में तो कम ही है ना बंधन ऊर्जा। तो यानी कि ये जो नाभिक होते हैं वो ज़्यादा स्थायी हैं, इन्होंने ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकाल ली है तो ज़्यादा स्थायी हैं, बंधन ऊर्जा इनकी ज़्यादा है। तो इस नाभिक की तुलना में इन 240 वालों की बंधन ऊर्जा क्या होती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है। अतः यदि A = 240 का कोई नाभिक A = 120 के दो नाभिकों में टूटता है, ठीक है, तो इनमें न्यूक्लियन अधिक दृढ़ता से परिबद्ध होंगे। तो मान लो एक बड़ा नाभिक है, ठीक है, एक बड़ा नाभिक है जिसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, A = 240 है, यानी कि इसमें 240 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये जब टूट कर क्या बनता है, दो छोटे नाभिकों में टूटता है 120 वाले, A = 120। अब हमने क्या देखा कि एक तो A = 240 वाले जो नाभिक हैं उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, कम है, किससे, 120 वाले की तुलना में, ठीक है। तो इसकी जो कुल ऊर्जा होगी वो इन दोनों की सम्मिलित कुल ऊर्जा से क्या होगी, बंधन ऊर्जा जो होगी वो कम होगी, तो ये ज़्यादा स्थायी होंगे। इस वजह से क्या होता है कि जो बड़े नाभिक होते हैं वो टूट कर किस में बदल जाते हैं, छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं, जिनकी बंधन ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादा स्थायी तंत्र है। तो जब दो नाभिकों में टूटता है तो इनमें न्यूक्लियन अधिक दृढ़ता से परिबद्ध होंगे। यह इंगित करता है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होगी, पर इनकी बंधन ऊर्जा ज़्यादा है ना, तो क्या हुआ, बंधन ऊर्जा ज़्यादा है मतलब द्रव्यमान क्षति ज़्यादा है, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति ज़्यादा है तो यानी कि यहाँ से द्रव्यमान क्षति हुई है, यानी कि ऊर्जा यहाँ से क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी।
तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा क्या होगी, विमुक्त होगी। तो यह कैसी अभिक्रिया होगी, यह ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होगी जिसमें बाहर निकलती है। तो यह विखंडन द्वारा, विखंडन का मतलब टूटा है ना नाभिक, एक नाभिक टूट के 2 हल्के नाभिकों में बना है, तो विखंडन द्वारा ऊर्जा विमुक्त होने की महत्वपूर्ण संभावना को अभिव्यक्त करता है, जिसके विषय में हम आगे एक अनुभाग में चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने भारी नाभिकों की बात की, अब आगे हम हल्के नाभिकों की बात करते हैं कि उनमें क्या होता है, क्योंकि हल्के नाभिकों के लिए भी ग्राफ क्या होता है, नीचे होता है। तो इनमें भी एक संभावना बन सकती है कि ये हल्के नाभिक, 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़ के क्या बना ले, एक भारी नाभिक बना ले, जिसको हम क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन कहेंगे। तो कल्पना कीजिए कि 2 हल्के नाभिक A <10 संलयित होकर मतलब जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। संलयन द्वारा बने इस भारी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से अधिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतिम निकाय में कण प्रारंभिक निकाय की तुलना में अधिक दृढ़ता से बंधित है, और अधिक दृढ़ता से बंधित हैं मतलब कि इनकी बंधन ऊर्जा ज़्यादा है, यानी कि द्रव्यमान क्षति ज़्यादा हुई है। तो द्रव्यमान क्षति हुई है यानी कि यहाँ से भी ऊर्जा क्या हुई है, विमुक्त हुई है, ऊर्जा मुक्त हुई है, यानी कि यह भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और यही जो है नाभिकीय संलयन जो होता है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है, और इस विषय में हम अगले अनुभाग में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो दोनों टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखें एनसीईआरटी की बुक्स कितनी खूबसूरती से लिखी हुई है, कितनी इनकी अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन बस हमें ये आदत पड़ी हुई है कि हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट ऐसे हमें एकदम बनाया हुआ मिल जाए नोट्स, उससे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आगे जब भी आप बुक्स पढ़ोगे उनमें इसी तरह से थ्योरी लिखी हुई होगी, तो ये एक तरह से आपकी वो हैबिट बिल्ड करना चाह रही है कि आगे अगर आप पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स को कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपको इस तरह से ये एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी तो आनी चाहिए। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू।